भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपको मोटे अनाज की खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। सरकार भी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है और अब तो कई बड़ी कंपनियों में मोटे अनाजों के उत्पाद भी बनने लगे हैं। मोटे अनाजों में सावा का एक प्रमुख स्थान है। पहले इसकी खेती ज़्यादा होती थी, इधर चल करके इसकी खेती कम करने लगे हम लोग और केवल चावल और गेहूं की खेती पर निर्भर कर गए, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। अब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मोटे अनाज की खेती का बढ़ावा दे रही है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके उत्पाद स्वास्थ्यकर होते हैं और आजकल इससे पैसा भी अधिक मिल रहा है। सावा की खेती जून जुलाई में किया जाता है, जो इसके लिए उपयुक्त समय है इस समय, और इसे बो करके आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। सावा की फसल भारत की एक प्राचीन फसल है। यह सामान्यतः असिंचित क्षेत्रों में बोई जाने वाली सूखा प्रतिरोधी फसल है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें सिंचाई की ज़रूरत दूसरी फसलों के मुकाबले बहुत कम पड़ती है। इसका चारा पशु भी बहुत चाव से खाते हैं। इसमें चावल की तुलना में पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन भी होता है और यह प्रोटीन 40% तक पच जाता है। सावा 1955 और 66 के बीच में 3,59,00,000 हेक्टेयर पर बोया जाता था, जो आजकल काफ़ी कम हो गया है। इसका रकबा 47.2 लाख हेक्टेयर रह गया है। सावा की फसल कम उपजाऊ मिट्टी में हो जाती है। इसे आंशिक रूप से नदियों के किनारे की निचली भूमि में उगाया जा सकता है। इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। कम उपजाऊ वाली मिट्टी में हो जाती है। इसे आंशिक रूप से नदियों के किनारे की निचली भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। सावा के लिए हल्की नम और उष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, आजकल सावा बोई नहीं जा रही है। सावा की कुछ जातियों के नाम आप लिख लें, जो इस प्रकार है। सावा की T46, IP 149, UP T8, IPM 97, IPM 100, IPM 148 व IPM 151 जैसी किस्मों की बुआई करें। शुरू होने से पहले खेत की जुताई कर लेनी चाहिए, जिसमें खेत में नमी की मात्रा संरक्षित हो सके। मानसून के प्रारंभ होने के साथ ही मिट्टी पलटने वाले हल से पहली जुताई या 2 जुताई हल से करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए। सावा के बुआई का सही समय 15 जून से 15 जुलाई तक है। इसकी बुआई ज़्यादातर छिटकवा विधि से ही करते हैं, लेकिन बुआई पूर्ण बनाकर 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर यदि करें तो उपज अच्छी प्राप्त होती है। कुछ स्थानों पर किसान भाई रोपाई भी करते रहे हैं। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। 50 से 100 कुंतल कंपोस्ट की खाद के साथ साथ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश के रूप में प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के पहले और नाइट्रोजन की आधी मात्रा 25 से 30 दिन बाद
खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में करना चाहिए। अधिकतर सावा की खेती में सिंचाई नहीं करनी पड़ती है क्योंकि यह खरीफ की फसल है, लेकिन काफ़ी समय तक जब पानी नहीं बरसता तो फूल आने की अवस्था में एक सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। गाँव की स्थित वाली भूमि में जल निकास होना आवश्यक है। सावा में 2 निराई गुड़ाई पर्याप्त होती है। पहली निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन बाद और दूसरी पहली के 15 दिन बाद करना चाहिए। निराई गुड़ाई करते समय विरलीकरण भी किया जा सकता है। यदि घनी है फसल तो आप इसको पौधों को उखाड़ के इसकी दूरी नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर खेत में सावा की खेती करने के लिए 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है और 1 हेक्टेयर में लगभग 20 क्विंटल सावा की उपज आप ले सकते हैं। बुआई से पूर्व आप फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार कर सकते हैं और आप अवश्य करें। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सत्र में सावा की खेती करेंगे। ये मोटे अनाज श्री अन्न के रूप में आजकल कहे जा रहे हैं। इनका बहुत ही स्वास्थ्य पर प्रभाव है। इसे उगाएं, अपने खाएं और औरों को उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।